गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके, एक नई बात सीखने के लिए जिसमें हमारे पास पैसे आते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम बाजार में जाते हैं तो दुकानदार को हम पैसे देते हैं तो हमारा खर्चा उसकी कमाई बन जाता है। यही कमाई इस चित्र के माध्यम से दिखाई गई है। देखिए, हमें सामान मिल रहा है और हम बदले में क्या कर रहे हैं, दुकानदार को पैसे दे रहे हैं। ये पैसे देना ही क्या है, उसके लिए जो पैसे मिले उसे हम कहेंगे रेवेन्यू। आज हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। ये होता क्या है, क्यों इसे हम पढ़ते हैं, ये कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ हमारे काम में आता है। चलिए अब हम अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। आगम, आगम गम नहीं आ रहा है, यहाँ पे पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो खुशी हो रही है, लेकिन शब्द हम इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं आगम, लेकिन गम नहीं है इसके अंदर मुनाफा है। वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, प्रत्येक फर्म जो है वो लाभ कमाना चाहती है। उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है। और वो लाभ तभी कमाएगी जब वो वस्तु को बेच दे। अगर नहीं बेचती तो वो घर में रहेगा या उसकी फर्म के अंदर रहेगा या उसके स्टॉक में रहेगा। जब तक नहीं बेचेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। जब वो बेचेंगे, फर्म जब अपनी वस्तु को बेचेगी तो बेचने से जो कुछ भी उसे मिलेगा, आय प्राप्ति होगी, उसे ही हम इकोनॉमिक्स में आगम कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। आगम या आय या संप्राप्ति, इंग्लिश में रेवेन्यू, उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होने वाली मौद्रिक प्राप्ति आगम कहलाती है। पैसे मिले, फर्म ने सेल किया, किसी दुकानदार ने सेल किया, सेल करके पैसा आया, पैसा आना। अब उस पैसे में लाभ होगा, हानि होगी, इसका कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ जितने पैसे आए वो क्या कहलाएगा, आगम या आय कहलाएगी। वो बाद की बात है कि लाभ हानि वो लागतों के माध्यम से हमें पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल यहां पर हम यही ध्यान रखेंगे कि वस्तु बेचकर जितना भी पैसा आ गया वो क्या कहलाएगा, आगम, आय या संप्राप्ति या रेवेन्यू कहलाएगा। आगम के प्रकार, यहां पर 3 प्रकार गिवन है। एक है टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, दूसरा है सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, और तीसरा है एवरेज रेवेन्यू। इसे अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कुल आगम, जैसा कि शब्द है कुल, कुल का मतलब होता है सारा। जब आप क्या करते हो, एक निश्चित मात्रा बेच देते हो, वो 5 पेन आप सेल करें फर्म में, 10 करें, 1 लाख करें, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। निश्चित मात्रा बेचने से जितनी भी धनराशि प्राप्त होगी, जितना भी हमें टोटल मनी रिसिप्ट्स होंगी, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, कुल आय कहलाएंगी। जैसे एक फर्म यदि 5 पेन बेचती है और उसे 25 रुपए प्राप्त होते हैं, तो 25 रुपए जो हैं वो 5 पेन बेचने की क्या हो गई, कुल आगम, कुल आय या कुल संप्राप्ति या टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। जैसे 5 पेन बेचे 25 रुपए के, तो एक पेन की कीमत यदि 5 रुपए थी तभी 25 बने होंगे। तो टोटल रेवेन्यू जो है, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी है, P इंटू क्यू। ये जो गिवन है यहाँ TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, यानी कि कीमत गुना में बिक्री की मात्रा, जो आपने मात्रा बेची है, तब ये टोटल निकलता है। जैसे यहां हम टेबल से देखते हैं, यहां प्राइस कम हो रही है। प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। और आपकी बिक्री क्या हो रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है बिक्री बढ़ रही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब क्या करेंगे, P इंटू क्यू कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। जैसे 6 रुपए कीमत थी, 1 पेन बेचा तो 6 रुपए की कमाई हो गई। 5 रुपए कीमत हुई, 2 पेन बेचे तो 10 रुपए की कमाई हुई। इस तरीके से क्या है, कमाई बढ़ रही है। एक स्थिति के बाद ये कमाई कम होने लग जाती है, वो हम आगे डिटेल से देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि कुल मौद्रिक प्राप्ति एक निश्चित स्तर का उत्पादन बेचने से जो होती है उसे हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू, यानी कि P इंटू क्वांटिटी। अब है कुल आगम। जो कर्व बनेगा, जो पीछे हमने टेबल देखी थी, वहां देखें कि पहली इकाई बेची, फिर दूसरी इकाई बेची, फिर तीसरी इकाई बेची।
मान लो कि ये 3 इकाइयां बेची, पहली इकाई पे जो कमाई हुई है वो ज्यादा थी, फिर दूसरी पे उससे कम एडिशन हुआ, तीसरी पे उससे कम एडिशन हुआ। ये इस तरीके से हो रहा है। इस वजह से जो है टीआर ए बिंदु तक, ये ए बिंदु है, यहां तक तो जो है वो घटती दर से बढ़ रहा है, यानी पहले ज्यादा, फिर उससे कम एडिशन, फिर उससे कम एडिशन। तो इसको हम कहते हैं घटती दर। जो टीआर है वो घटती दर से बढ़ रहा है। ए बिंदु के ऊपर टीआर अपने अधिकतम पर पहुंच गया है और ए के बाद जो है टीआर वो घटने लग गया है। ये टीआर का डायग्राम था। नेक्स्ट इसके अंदर टाइप आता है रेवेन्यू का, वो है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि सीमांत आय। किसी वस्तु की एक इकाई और अधिक आप बेचें तो उससे कुल आय में जो बदलाव या परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन जो जितना आया है कुल आय में, उसे ही हम क्या कहेंगे, सीमांत आय कहेंगे या सीमांत आगम कहेंगे। जैसे 5 पेन बेचने से 25 रुपए मिले और 6 पेन बेचने से 27 रुपए मिले, तो 5 और 6 में 1 का परिवर्तन है और यहां कमाई में कितना परिवर्तन है कुल आय में, 25 और 27। तो 27 में से आप 25 घटाएंगे तो 2 का जो परिवर्तन है इसे हम कहेंगे सीमांत आय। ये आपकी सीमांत आय। इसका जो सूत्र है वह है TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी कि nth टर्म होती है आखिरी इकाई और n-1 होती है आखिरी से जस्ट एक पहले वाली। जैसे आपने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, TUN माइनस 1। ऐसे ही आपने मार्जिनल प्रोडक्शन पढ़ा था, TPN माइनस TPN माइनस 1। इसी तरीके से जो है मार्जिनल रेवेन्यू है TRN माइनस 1, यानी कि जो लास्ट में आपने जो टोटल यूनिट्स आती हैं उससे जस्ट एक पहले कितनी यूनिट आपने बेची थी टोटल, उनका बदलाव जो कमाई में आया है, वो जो आपका परिवर्तन है उसे ही हम क्या कहेंगे, सीमांत आय कहेंगे। जैसे यहां पर हम एक डायग्राम और टेबल देखते हैं। MR जो है कुल आय में परिवर्तन को दिखाता है और परिवर्तन के लिए हम ये डेल्टा का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, MR डेल्टा TR बाय डेल्टा Q, या दूसरा सूत्र हमने पीछे पढ़ा था TRN माइनस 1। जैसे प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है, मात्रा वैसे वैसे बढ़ रही है, तो P इंटू Q करेंगे तो हमारे पास TR आ जाएगा, ठीक है। और MR देखें यहाँ पर, जैसे पहली इकाई पे हमारा TR जो था वो 6 था, तो फर्स्ट इकाई पे 6 हमारा MR हो जाएगा, क्योंकि 6 से पहले कितनी इकाई हमने बेची वो निल, ठीक है। तो 6 में से क्या गया, कुछ नहीं गया, तो 6 ही रहा। अब आप देखें 2 इकाई बेची तो टोटल कमाई जो हमारे पास 10 आती है, लेकिन पहले कितनी थी, 6। तो 10 में से आप 6 घटाएंगे तो यहां पर हमारा आ गया 4। फिर 12 में से 10 घटाएंगे तो आ गया 2। फिर 12 में से 12 घटाएंगे तो आ गया 0 और फिर 10 में से 12 घटाएंगे तो आ गया -2। तो ये हमने TRN माइनस 1 का यूज किया है और यहां हमें ये पता चलता है MR से कि वो घटते 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 0 हुआ है और फिर वो माइनस में गया है। तो यहां हम y एक्सिस पे मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आय लेंगे, x एक्सिस पे जो भी आपने क्वांटिटी बेची है, चाहे वो पंखे की हो, चाहे कूलर की हो, किसी भी चीज की आप मात्रा बेच रहे हैं, वो मात्रा हमेशा x एक्सिस पे रहेगी। शुरू में ये पॉजिटिव है, ये इतना पोर्शन आपको दिखेगा कि MR घट तो रहा है लेकिन प्लस में है। उसके बाद इस लेवल पे आप देखें MR 0 हो गया है यहाँ पर और उसके बाद ये नेगेटिव के अंदर चला गया। तो 3 तरीके हो गए MR की, एक तो प्लस का, एक 0 का और एक माइनस का। फिर है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है औसत आय या औसत आगम हम कहते हैं। ये जो है जितनी भी आपकी कुल इकाइयां आपने बेची उसमें से एक इकाई कितने की गई होगी वो उसका औसत निकालना है, यानी कि प्रति इकाई बिक्री से जो प्राप्त होने वाली कमाई या आय है उसे हम औसत आय कहते हैं। जैसे 5 पेन 25 रुपए के बेचे तो एक पेन कितने का गया, 25 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि टोटल रेवेन्यू, कुल कमाई, कुल आय, कुल आगम, कुल संप्राप्ति जितनी हुई वो हुई 25 और कुल कितनी मात्रा बेची, वो बेची 5। तो 25/5 करेंगे तो हमारे पास क्या है, औसत आय 5 रुपए आ जाएगी। तो ये है एवरेज रेवेन्यू, यानी कि कुल कमाई उसका औसत निकालना है, यानी प्रति इकाई, एक इकाई वस्तु की कितने में बिकती है वो आपकी औसत आय कहलाती है।
एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी जितनी आपने सेल की, यानी टी आर बाय क्यू। और टी आर जो हमने देखा था कैसे निकलता है, पी इंटू क्यू करके। कुल कमाई कैसे निकली, कुल आगम कैसे निकला, पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू करेंगे तो इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पी बचेगा। तो ए आर ही जो है वो प्राइस बनती है, ए आर ही जो है वो प्राइस है। यहां देखें प्राइस जो है 6, 5, 4, 3, 2 इस तरह से कम हो रही है, क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रही है। तो आप देखेंगे प्राइस जैसे जैसे घट रही है, क्वांटिटी वैसे वैसे बढ़ रही है। और हमने पीछे पढ़ा था जो प्राइस है वही क्या है, ए आर है। प्राइस जो है वही क्या है, ए आर है। इसलिए ए आर ही जो है डिमांड कर्व है, यानी कि मांग वक्र जो है वो आपका ए आर कर्व ही मांग वक्र कहलाएगा। कैसे, वो देखिए यहां पर प्राइस क्या है 6, क्वांटिटी 1, तो टी आर हो गया 6 पी इंटू क्यू करके, और एम आर क्या आया 6। और अब आपने क्या किया, 6 को डिवाइड किया 1 से, तो आंसर आ गया 6। फिर दूसरी इकाई हम बेचते हैं तो वो उस पर हमें कुल कमाई होती है 10 रुपए, तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 5। तो इस तरीके से देखें तो अगली 3 इकाइयां जो बिकती हैं वो 12 रुपए की हैं, तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। तो आप यहां इसको देखें, ये जो ए आर है वही जो है आपका प्राइस है। तो ए आर ही क्या है, प्राइस है। और एम आर यहां देखें, एम आर को और ए आर को अगर कंपेयर करें तो ये देखिए 6 से 4 हुआ, ये 6 से 5 हुआ, फिर ये 4 से 2 हुआ, ये 5 से 4 हुआ, फिर ये 0 हुआ, ये 3 हुआ, ये -2 हुआ, ये 2 हुआ। यहां ये पता चलता है कि जो एम आर गिर रहा है, एम आर जो गिर रहा है वो जल्दी गिर रहा है ए आर के गिरने से। तो एम आर इसीलिए ए आर से हमेशा नीचे रहेगा यदि कीमत घट रही है तो। ठीक है, समान है या बढ़ती हुई है वो अलग केसेस हो जाएंगे। फिलहाल हम यहां पढ़ रहे हैं कीमत कम होने वाला ही केस, और जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। ये प्राइस जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये डिमांड बढ़ती भी जाएगी और एम आर इससे नीचे रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं ए आर जो है कीमत व मात्रा के बीच संबंध को दिखा रहा है, इसलिए ए आर ही जो है वो डिमांड कर्व है। टी आर, एम आर और ए आर में संबंध, पी इंटू क्यू किया तो आ गया हमारा टी आर, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 किया तो आ गया एम आर, और टी आर बाई क्यू किया तो आ गया ए आर। अब ए आर को वापस क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा टी आर। तो टी आर कैसे निकला, ए आर इंटू क्यू करके। तो देखिए 6 ए आर है, ए आर ही प्राइस है, तो पी इंटू क्यू करेंगे तो टी आर आ गया, या ए आर इंटू क्यू करेंगे तो टी आर आ गया। अगला तरीका क्या है, एम आर गिवन है, एम आर 6 है तो टी आर कितना है 6 में अगर 4 जोड़ दिया जाए अगली यूनिट यानी दूसरी इकाई के ऊपर, तो 6 में 4 जोड़ा क्या बन गया 10 में फिर आगे 2 जोड़ा बन गया 12 में 0 जोड़ी बन गया 12 में फिर माइनस का 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 10, और 10 में फिर माइनस का 4 जोड़ेंगे तो बना 6। तो इस तरीके से आप देखेंगे टी आर जो है वो सिग्मा एम आर करके भी बनता है। तो 2 तरीके हैं टी आर निकालने के, या तो सिग्मा एम आर कर करके निकाल लें या ए आर इंटू क्यू करके निकाल लें। एम आर टी आर एन माइनस 1 या फिर डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ए आर का एक ही सूत्र है, टी आर डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू ए आर। इस तरीके से आप देखते हैं, यहां भी देखें तो एम आर जल्दी गिर रहा है, ए आर धीरे से गिर रहा है, ए आर और कीमत जो है वो दोनों सेम है, ये सेम है, और एम आर जल्दी गिर रहा है। हाँ, एक चीज और देखें, एम आर 0 भी हुआ और एम आर माइनस भी हुआ, लेकिन ए आर 0 नहीं हुआ, क्योंकि कीमत 0 हो जाएगी तो कमाई 0 हो जाएगी। 0 को क्वांटिटी 0 प्राइस पर कोई भी क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार नॉर्मली नहीं होगा। तो इस वजह से, क्योंकि नुकसान के लिए कोई भी काम नहीं करता, तो 0 प्राइस पर कोई भी नहीं बेचेगा, तो इसलिए जो है टी आर कम होता जाएगा, 0 नहीं होगा।
फिर टी आर, एम आर और ए आर में संबंध, ये संबंध हमने पिछली टेबल के आधार पर ही लिया है। देखें तो टी आर जो है वो स्टार्टिंग में घटती दर से बढ़ रहा है। ए बिंदु तक देखें तो टी आर घटती दर से बढ़ रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। और एम आर और ए आर दोनों के दोनों जो हैं वो गिर रहे हैं। आप इस संबंध को फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि टी आर घटती दर से बढ़ रहा है, एम आर और ए आर दोनों गिर रहे हैं, एम आर ए आर की तुलना में जल्दी गिर रहा है। सेकेंड पॉइंट आप देखते हैं कि एम आर यहां पर अधिकतम हो गया है, एम आर जो है अधिकतम पर पहुंच गया है, ये ए पॉइंट उसका अधिकतम है। तो इससे देखें आप डॉट डॉट में नीचे देखें तो एम आर यहां पर जो है वो 0 है, एम आर क्या है 0 है। तो जब टी आर अधिकतम होगा एम आर 0 होगा, लेकिन ए आर अब भी गिर रहा है। इस कॉम्बिनेशन को आप सेकेंड पॉइंट आप रिलेशन का दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप ले सकते हैं कि टी आर घटने लग गया है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट लेंगे। ए आर अब भी घट रहा है और एम आर यहां पर जो है वो माइनस में हो गया है, नेगेटिव हो गया है। ये 3 पॉइंट आप टी आर, एम आर और ए आर के रिलेशन के ले सकते हैं, जो कि आपके पेपर में लिखने हैं आपने। इसके बाद है सिग्मा एम आर करके टी आर बनता है। यदि प्राइस सेम है, सपोज 5 रुपए प्राइस है, तो 1 यूनिट बेची है आपने, वो भी 5 रुपए में, तो कमाई कितनी होगी 5। फिर 2 यूनिट आपने बेची, वो भी 5 में, तो ये और जुड़ गया इसके अंदर, ठीक है। फिर तीसरी यूनिट जोड़ी आपने, तो इस तरीके से आप इसे ऐड करते जाएं। पहले टी आर आपका ये बॉक्स था, फिर टी आर ये और बढ़ गया, अगला टी आर और बन गया। तो ये आप देखेंगे इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे और ये जो बन गया वो सिग्मा एम आर इज इक्वल टू टी आर बन गया। ऐसे यहां पर आप देखें सिग्मा एम आर अगर आप करते हैं तो ये सिग्मा एम आर यदि आप क्वांटिटी क्यू तक लेते हैं, ओ से लेकर क्यू तक, तो ये जो पोर्शन आप देखेंगे एम आर से नीचे का, ये सारा का सारा जो है टी आर रहेगा, ये बनेगा आपका सिग्मा एम आर। इट मींस ये इस तरीके का जो बॉक्स बना है उसको हम नाम दे देते हैं ओ पी एल क्यू। सो ओ पी एल और क्यू, ये बन गया सिग्मा एम आर, ये बना टी आर, सिग्मा एम आर करके। अगला सूत्र और है ए आर इंटू क्यू, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी भी टी आर होता है। तो क्वांटिटी यदि ओ से लेकर क्यू तक बेची है तो इस क्यू के सिर के ऊपर आप सीधी ये लाइन लेके जाएं और जो कि टी आर पे टकराएगी, ये एन मान लेते हैं सपोज। सो एन से आप देखें वाई एक्सिस पे तो P1 मान लेते हैं, ये P1। सो OP1 इज इक्वल टू एन क्यू, ये प्राइस है, ठीक है, ये क्या है प्राइस है। अब इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, इट मींस OP1 को मल्टीप्लाई करना है OQ से। तो हमारे पास क्या आएगा OP, ये बनेगा OP1 N और Q, ये हमारा TR बनेगा। तो आप देखें कि यहां पर ये पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल जो है वो TR है। लेकिन जब यहां देख लेते हैं हम, ये इस तरीके से O P1 N और Q। लेकिन सिग्मा एम आर करें तो ये वाला NL, ये जो पोर्शन है, ये M यहां ले लेते हैं, MNL, ये ट्राइंगल जब हमने AR इंटू क्यू किया तो लिया, लेकिन सिग्मा एम आर किया तो P1 MN, ये ट्राइंगल लिया। तो इस तरीके से देखें, जब सिग्मा एम आर किया तो हमने ये ट्राइंगल लिया, और जब सब हमने AR इंटू क्यू किया तो ये ट्राइंगल लिया। तो दोनों के अंदर जो कॉमन निकल के आता है वो ये वाला पोर्शन निकल के आता है, ये P1 O, इस तरीके से, ये ऐसे,
एल क्यू, ये दोनों में कॉमन था। जब ये दोनों में कॉमन था और एक बार हमने ये ट्राइंगल लिया और एक बार ये ट्राइंगल लिया, तो इट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, और इसकी ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। दैट मींस P1M ये हो जाएंगे MN के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो P1M और MN वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसलिए जो MR है ये इसका हाफ में से जाता है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहां पर आप देखें तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन था, और जब आप सिग्मा MR करते हैं तो ये वाला यूज करते हैं, जब AR इंटू क्यू करते हैं तो ये यूज करते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AB और P और ट्राइंगल AC और D, ये दोनों जो हैं ये सर्वांगसम है या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम कह सकते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसमें ये जो एंगल्स बनेंगे इनके, ये देखिए ये A, ये C, ये D, यहां P और ये P, तो ये एंगल जो है यानी BAP और CAD ये सेम एंगल्स हैं। ये जो एंगल्स AC और D ये राइट एंगल नजर आता है ये वाला, और इधर ये राइट एंगल नजर आता है, तो B वाला ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की फीचर्स को डिफाइन कर रहे हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने की वजह से ये वाला पोर्शन जो है यानी कि PA ये इक्वल हो जाएगा CA के, और ये होने की वजह से ये सिद्ध करता है कि MR जो है इसके आधे में हो गया है, यानी कि AR जो है ये इस तरीके से जा रहा है, तो MR उसका हाफ होके जाएगा, ये ऐसे हाफ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके हाफ में रहेगा। यहां देखिए अब ये होने की वजह से ये हाफ में हो गया, जहां MR 0 होगा AR को हाफ पे काटेगा। और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जब हम लेते थे तो उसके मिड में जो भी पॉइंट होता था बीच में, वहां पर मांग की लोच जो है वो 1 होती थी। तो यहां पर जहां MR जो है इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे 0 है, तो यहां पर इलास्टिसिटी N पॉइंट पे जो है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है। इधर का पोर्शन आप देखें तो यहां जो है वो पॉजिटिव है MR, तो Q आउटपुट से पहले यानी Q जो OQ क्वांटिटी जो सेल हो रही है उससे यदि पहले सेल की जाती है तो इतने पोर्शन में 1 और इंफिनिटी के बीच में हमारी इलास्टिसिटी रहेगी, और जब MR जो है नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पर 1 से कम हमारी इलास्टिसिटी हो जाएगी, यानी ED लेस देन 1। तो ये हमारा जो रिलेशन था मांग की लोच का था MR के साथ। इट मींस MR 0 है तो ED 1 होगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। और MR पॉजिटिव है तो ED जो है वो 1 और इंफिनिटी के बीच में रहेगी, और जब MR नेगेटिव है तो वो 1 और 0 के बीच में रहेगी, यहां ED 0 रहेगा। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये CA वगैरह के एग्जाम्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना आपने। फिर हम मार्केट्स के आधार पर देखते हैं कि जो रेवेन्यू कर्व्स हैं या आगम वक्र हैं वो किस तरीके के होंगे। हम पूर्ण प्रतियोगिता लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में आपने देखा था कि कीमत एक ही रहती है, यानी कि पूरे बाजार के अंदर एक ही कीमत रहेगी, उद्योग कीमत तय करता है, फर्में उसे स्वीकार करती हैं और वो सेम प्राइस रहेगा 5 5 5। आप क्वांटिटी चाहे कितनी ही बेच दें, तो जो TR बनेगा आपका वो 5 10 15 20। इसका मतलब ये हुआ उसका जो गैप है जिसे हम MR कहते हैं वो क्या हो गया, स्थिर हो गया। MR क्या हो गया, स्थिर हो गया। और MR स्थिर है तो TR जो है वो समान दर से बढ़ रहा है, यानी 5 5 में फिर ऐड किया
5 तो वो हो गया 10, 10 में फिर ऐड किया 5 तो वो हो गया 15। तो इस तरीके से ये है, ये जो 5 का जो एडिशन है ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वजह से जो हम कहेंगे टीआर जो इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से यानी समान दर से बढ़ता है टीआर, और एमआर और एआर जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। आप डिवाइड करेंगे तो ये सेम है क्योंकि प्राइस और एआर जो है वो सेम रहेगा। तो ये एमआर इज इक्वल टू एआर, ये है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। ये देखिए एआर और एमआर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक्स के पैरेलल रहेंगे और टीआर जो है वो समान दर से बढ़ेगा। एआर स्थिर, एमआर स्थिर, एआर और एमआर एक दूसरे के समान। ओ एक्स पे हमेशा ही जितनी आपने बिक्री की है वो मात्राएं आएंगी, ओ वाई पे आगम आएगी, वो जितने भी प्रकार हों टीआर, एमआर और एआर। फिर अपूर्ण प्रतियोगिता में टीआर, एमआर और एआर में संबंध। अपूर्ण प्रतियोगिता में देखें तो मांग वक्र ऋणात्मक होता है, कीमत जैसे जैसे कम होगी मांग वैसे वैसे बढ़ेगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। प्राइस 6 5 4 3 2 1 और क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। आप देखेंगे टीआरपी इंटू क्यू करके टीआर बनाया, जो 6 गुना 1 करेंगे तो 6, 5 2 10, 4 3 12, 3 4 12, 5 2 10 या 2 5 10, ये इस तरीके से टीआर आ गया। अब टीआरएन माइनस 1 करके देखें तो ये 6, फिर 10 में से 6 गया 4, 12 में से 10 गया 2, 12 में से 12 गया 0, 10 में से 12 गया -2, इस तरीके से निकाला। और एआर हमने निकाला टीआर बाय क्यू करके। यहां चीजें आप देखें तो एमआर जो है वो 6 4 2 0 0 हुआ, फिर माइनस में हुआ, लेकिन एआर जो है वो कंटिन्यू गिरता जा रहा है, एमआर जो है वो जल्दी गिर रहा है। यहां आप डायग्राम में देखें, वही टेबल के आधार पर हमने ये डायग्राम बनाया है। अपूर्ण प्रतियोगिता में टीआर, एमआर व एआर में संबंध। देखिए ए बिंदु तक अगर आप देखें तो टीआर घटती दर से बढ़ रहा है, फलस्वरूप एमआर भी घट रहा है और एआर भी घट रहा है। यही सेम चीज आपने टीआर, एमआर और एआर के संबंध में पढ़ी थी, अब ये हम अपूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, सेम है बिल्कुल। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बन गया कि टीआर घटती दर से बढ़ रहा है, एमआर और एआर दोनों घट रहे हैं, और एमआर जो है एआर की तुलना में जल्दी गिर रहा है। अगला हम देखते हैं ए बिंदु पर। ए बिंदु पर जो है टीआर मैक्सिमम हो जाता है, ये मैक्सिमम है, और यहां पर एमआर जो है वो 0 है। ये सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम बनाते हैं, टीआर घटने लग गया, फलस्वरूप एमआर जो है वो नेगेटिव में हो गया और एआर गिरता गया। तो ये रिलेशन है अपूर्ण प्रतियोगिता का। फिर जो हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है इसके अंदर हमने देखा औसत आय पढ़ी है, सीमांत आय पढ़ी है, तो इनका फायदा क्या है, ये सब पढ़ने का महत्व क्या है हमारे लिए। ये पढ़ने का महत्व क्या है, फर्म के संतुलन की स्थिति ज्ञात करना। इसी आधार पर हम फर्म का संतुलन ज्ञात करेंगे। वहां हम संतुलन की 2 शर्तें इस्तेमाल करेंगे कि एमसीएमआर के बराबर होनी चाहिए और एमसीएमआर को नीचे से काटे, तभी एक फर्म जो है संतुलन की अवस्था में होगी। तो लागत और आगम दोनों मिलकर एक फर्म को कितना उत्पादन करना चाहिए ये निर्धारण करने में मदद करेंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है लाभ हानि का अनुमान लगाना है। तो एमआर और एमसी अप्रोच से तो हमें सिर्फ आउटपुट का डिसीजन हुआ था कि वो हमने कितना करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, ये हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। यहाँ पर हम लागतों और आगम वक्रों का सहारा लेंगे। लाभ हानि का अनुमान लगाने के लिए औसत आय और औसत लागत या औसत वक्रों का इस्तेमाल होता है। यदि एआर और एसी एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे सामान्य लाभ हो रहे हैं। एआर ज्यादा है, औसत आय ज्यादा है औसत लागत से, तो असामान्य लाभ हो रहे हैं। यदि औसत आय कम हो गई है औसत लागत से तो हानि होगी फर्म को। और यदि एआर और औसत परिवर्तनशील लागत एक दूसरे के बराबर हैं तो वह उत्पादन बंद बिंदु की स्थिति होती है। तो ये 2 तरीके थे जो हमें फायदे देने के लिए हमने यहाँ पढ़े हैं। एक तो था संतुलन वाला और दूसरा है लाभ और हानि वाला। यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा कंप्लीट ये चैप्टर हो गया है। उम्मीद यही की जाती है कि आप अपना होमवर्क करेंगे, डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसे अपनी कॉपीज में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।
और ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए। लॉकडाउन खत्म हो गया है, स्कूल खुलने वाले हैं, ये उम्मीदें जताई जा रही हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हम कर रहे हैं, साथ में आपको भी करना है, क्योंकि अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि बच्चे रिस्पॉन्स अच्छा ना दें, फीडबैक हमें अच्छा मिले। तो यही उम्मीद के साथ आपसे अलविदा कहते हैं। थैंक यू। अच्छे से आप अपना प्रिपेयर करें। धन्यवाद।